Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to start with chapter number 5 of our Lakshmikant, that is preamble of the Constitution. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि preamble है क्या. It is the identity card or introduction to the Constitution, preface of the Constitution, or you can say a summary. What else can you call it? The essence of the Constitution. So these are some of the words you can use to define what a preamble is, right? पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें प्रियम्बल आया, दैट वाज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, रिमेंबर दैट. हमारा जो प्रियम्बल है दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन किसने ड्राफ्ट किया था? दैट वाज जवाहरलाल नेहरू जी. ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन क्या है हमने पिछले लेक्चर में भी देखा है, आगे चल के हम हिस्ट्री के लेक्चर्स में भी देखने वाले हैं. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर नाउ कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पे बेस्ड है हमारा प्रियम्बल. बहुत सारे लोग कई बार many aspirants ask me whether they should remember the preamble by heart. My question to you is why not? I learned the preamble when I was in class 6th or 7th, all thanks to my teacher, because back then I did not know the importance of it. She was very enthusiastic to teach the whole class, and I ended up learning the whole of preamble. But I will recommend you to learn it. I would recommend you to know it in detail, to know everything that is written in preamble in detail and what does it mean, because it's a beautiful document. Okay, so it says, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of an individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. मैंने आपको किसी तो भी लेक्चर में पूछा था कि 26th day of November 1949 को क्या हुआ था. अब आपको पता होना चाहिए exactly क्या हुआ था. ये सारे वर्ड्स जो है जो अभी मैंने रीड किए, शायद हो सकता है आप में से कईयों को इनका मतलब नहीं पता हो. हम डिटेल में उसको करने वाले हैं, सो डू नॉट वरी, हैव पेशेंस. ओके, ऑल्सो एक सवाल आना अभी लाजमी है कि क्या हमारा प्रियम्बल है वो कभी अमेंड हुआ है? आंसर इज येस. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 जो था उसने प्रियम्बल को अमेंड किया था, और उसमें ऐड किए थे 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. ठीक है, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड्स प्रियम्बल का पार्ट 1976 में बने. तो अगर आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है जो 1962 सपोज वो डेट देते हैं, एंड दे आस्क यू कि प्रियम्बल में उस वक्त कौन सी चीज़ें थी, तो ऑब्वियसली ये 3 वर्ड्स उसमें उस वक्त नहीं थे. बट क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थे? ऑफकोर्स, इनेट पार्ट थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट? आप देखेंगे हमारे डिफरेंट आर्टिकल्स में पढ़ेंगे कि कैसे ये 3 वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमेशा से रहे हैं. दे वर जस्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द प्रियम्बल इन 1976 आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. प्रियम्बल पढ़ के उसके जो कंटेंट्स हैं, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उससे हमें क्या क्या पता चलता है? सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है प्रियम्बल की, वो उसके लोगों से आती है. We the people of India, we the people of India hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So source of authority क्या है? इंडिया के लोग हैं. ठीक है, वहां से अथॉरिटी आ रही है. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में पता चलता है. Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, right? ये वर्ड से आपको पता चलेगा कि इंडियन स्टेट जो है वो क्या है, राइट? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है, इक्वल है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है विद इन द इंडियन सोसाइटी. ये सब चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से पता चलती है, जो कि ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के. डेट ऑफ अडॉप्शन हमने पढ़ा नवंबर 26, 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, वो भी हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है. अब हम डिटेल में पढ़ते हैं वर्ड्स जो कि हमारे प्रियम्बल में दी हुई हैं, की वर्ड्स. सॉवरेन,
इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, मीनिंग इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है, ये कॉलोनी नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, डोमिनियन नहीं है, and has freedom to govern and make its own decisions regarding affairs both domestic and international. इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपको याद होगा जब इंडियन इंडिपेंडेंस हमें मिली नहीं थी, इनिशियली वी वर आस्किंग फॉर स्वराज, राइट? एक डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे थे, मतलब कि स्टिल अंडर द ब्रिटिश क्राउन हम रहते, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के लोगों से बनी होती। कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया की टाइप की इंडिपेंडेंस हम डिमांड कर रहे थे, जैसे वो कॉलोनीज की इंडिपेंडेंस थी, लेकिन हमने पूर्ण स्वराज की मांग की लाहौर सेशन में, राइट? उसके बाद से हमारा जो एम है वो पूर्ण स्वराज ही रहा। ओके, पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, तब उसके बाद इंडिया हैड फुल इंडिपेंडेंस, राइट? इट्स नॉट अ कॉलोनी, इट्स नॉट अ डिपेंडेंसी नॉर डोमिनियन ऑफ एनी अदर स्टेट। इसका क्या मतलब होता है सॉवरेन स्टेट का? कि इंडिया अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, इंडिया अपने डिसीजंस खुद ही लेगा, चाहे वो डोमेस्टिक डिसीजंस हो या इंटरनेशनल डिसीजंस हो। अगर इंडिया को कोई टेरिटरी एक्वायर करनी है, फॉरेन टेरिटरी, ऑब्वियसली विद इन द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस, उस रूल्स के तहत रहते हुए ही अगर हम कोई टेरिटरी को एक्वायर करते हैं या अपनी कोई टेरिटरी सीड करते हैं किसी फॉरेन स्टेट को, तो वो खुद इंडिया का डिसीजन है। ऑल्सो इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ का पार्ट है और यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट है, बट इससे कोई भी लिमिटेशन नहीं आता है इन इंडिया सॉवरेनिटी। कहीं पे भी जो इंडिया की सॉवरेनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। इंडिया कहीं से भी बाध्य नहीं है कि वो किसी और की डिसीजन मेकिंग सुने, खुद के डिसीजन लेती है, राइट? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का क्या मतलब है? आपको मैंने बताया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में सोशलिस्ट टर्म ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सोशलिज्म जो है इट वाज एविडेंट बिफोर अमेंडमेंट ऑफ दिस प्रियम्बल ऑल्सो। तो प्रियम्बल में सोशलिस्ट जो है वो जो हमारा अमेंडमेंट है 42nd उसके बाद आया, लेकिन सोशलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमेशा से रहा है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। जैसे अगर डीपीएसपी देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है हम इसको डिटेल में, डीपीएसपी का पूरा एक चैप्टर है उसमें पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये टर्म ऑलरेडी सोशलिज्म जो है इंडिया का पार्ट, इनेट पार्ट पहले से रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पहले से रहा है, बस प्रियम्बल का पार्ट वो अभी बना है 76 में, ठीक है? ऑल्सो जो कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन था 1955 का अवार्डी सेशन में, उसने भी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को प्ले किया था। इंडिया का जो सोशलिज्म है वो चाइना के सोशलिज्म से काफी अलग है, राइट? चाइना का जो सोशलिज्म है उससे काफी अलग है इंडिया का सोशलिज्म। चाइना का सोशलिज्म इज कम्युनिस्टिक, ठीक है? कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है चाइना का। इंडिया का सोशलिज्म कम्युनिस्टिक नहीं है। जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है उसका क्या मतलब होता है कि नेशनलाइजेशन हो जाए ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? अबॉलिशन हो जाए ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऐसा सोशलिज्म इंडिया में नहीं है। जो इंडियन सोशलिज्म है उसको आप स्टेट सोशलिज्म बोल सकते हैं, उसको आप डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोल सकते हैं। ये होल्ड करता है फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसको आप ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म भी बोल सकते हैं, बट ऑब्वियसली जो टिल्ट है हमारा वो टुवर्ड्स गांधीज्म है। मार्क्सिज्म गांधीज्म सारे डिफरेंसेस हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अभी सर्च करना है आप प्लीज सर्च कीजिए, रीड अबाउट इट। I want you to search and read about everything that you do not understand, though you're going to understand it in the coming lectures, but still, okay? फिर भी आप देखेंगे कि हमारी जो 1991 की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यानी कि एलपीजी जो था, उससे जो सोशलिस्टिक टर्म है वो फिर भी रिमेन्स रेलिवेंट। जो इकोनॉमिक हमारी पॉलिसी आई उसके बाद भी वो रेलिवेंट था, क्योंकि हमने बोला ना कि हमारा जो फेथ है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में है, तो इसके बाद भी इट रिमेन्ड रेलिवेंट और इट इज स्टिल इंस्पायरिंग अस एंड द फ्यूचर गवर्नमेंट्स दैट विल वर्क टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ इंडिया। ओके, सो इंडिया सोशलिस्टिक है क्या? किस टाइप का सोशलिज्म है इंडिया में? इंडिया और चाइना की सोशलिज्म में क्या फर्क है?
और ये हमारे लिए ऑल्सो प्लीज ट्राई एंड थिंक कि हमारे लिए बेटर क्यों है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको सोचनी है और मुझे प्लीज़ बतानी है, ओके। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देती हूँ, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शायद तक जैसे आप सुप्रीम कोर्ट की अगर आप पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या बोला, तो आपको समझ में आएगा कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इट एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इम्पॉर्टेंट है, ओके। कुछ लोग, अच्छा ये ऑल्सो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, आपकी लक्ष्मीकांत में ये लिखा हुआ है कि जो हमारी एलपीजी रिफॉर्म्स है जो 1991 में आए, उन्होंने हमारे सोशलिस्टिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसको डाइल्यूट किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल इट रिमेन्स रेलिवेंट। मुझे वो जो डाइल्यूशन वाला पॉइंट है, आई डोंट अग्री विद इट, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। आई थिंक इट्स मोर फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, producing more jobs by opening up markets. So somewhere we are trying to end poverty that way. So आप इस पे अपने ओपिनियन लिख सकते हैं। आपके लक्ष्मीकांत में तो ये बोला गया है कि इट डाइल्यूटेड इन सम मैनर, बट आई बिलीव कि इट इज स्टिल रेलिवेंट, वेरी मच रेलिवेंट, ओके। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड ये थोड़ा सा मैंने आपको फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। टिल द पैसेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 इंडिया वाज अ डिपेंडेंसी कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये आपको पता है, राइट। 15 अगस्त 1947 से लेके 26 1950 तक इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटस वाज दैट ऑफ डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ओके। Okay. India ceased to be a British dominion on January 26th, 1950. Okay. Sorry, my pen is not working properly. But it's January 26th, 1950. India ceased to be British dominion on this date. And by declaring herself a sovereign republic. However, Pakistan continued to be British dominion until 56. सो जो इंडिया का स्टेटस था वो एक कॉलोनी डिपेंडेंसी थी टिल 15th of August 1947। जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद से वी वर नो मोर अ डिपेंडेंसी और अ कॉलोनी। उसके बाद जो इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटस था वो 1950 तक, जनवरी 26 तक एक डोमिनियन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का, डोमिनियन इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का स्टेटस था। उसके बाद से 26 जनवरी से 1950 के बाद से एक सॉवरेन रिपब्लिक, सीज टू बी अ ब्रिटिश डोमिनियन, ओके। और जो पाकिस्तान है वो स्टिल एक डोमिनियन था टिल 1956, ओके। दैट इज इट। इंडिया बिकेम यूएनओ का मेंबर इन 1945। दैट्स इट। सेक्युलर, सेक्युलर वर्ड का क्या मतलब है आप सबको पता ही होगा कि सेक्युलर वर्ड का क्या मतलब है। स्टेट का रिलीजन की तरफ जो एटीट्यूड होता है, उस वजह से हम स्टेट को 3 भागों में बांट सकते हैं, एक एथिस्टिक, थियोक्रेटिक एंड सेक्युलर। एथिस्ट का मतलब आप सबको पता है, बट जब स्टेट एथिस्टिक होता है तो उसका मतलब होता है एंटी रिलीजन, मतलब इट कंडेम्स ऑल रिलीजन, रिलीजन के खिलाफ ही है यहाँ पे, राइट, एंटी रिलीजन है। थियोक्रेटिक क्या होता है, प्रो रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन को वो स्टेट रिलीजन कंसिडर करता है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, श्रीलंका है, पाकिस्तान है एंड सो ऑन। सेक्युलर स्टेट क्या होता है, न्यूट्रल होता है इन मैटर ऑफ रिलीजन, हेंस डू नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज स्टेट रिलीजन, एज फॉर एग्जाम्पल यूएस एंड इंडिया, ओके। सेक्युलर का मतलब है न्यूट्रलिटी, और किसी एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन नहीं बनाता है जो स्टेट, उसको सेक्युलर कहते हैं, राइट। ये वर्ड को भी प्रियम्बल का पार्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया, लेकिन सेक्युलर जो हमारा नेचर है वो हमें आर्टिकल 25 से 28 से पता चलता है कि इंडिया सेक्युलर ऑलरेडी था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था सेक्युलरिज्म, लेकिन जो आपका प्रियम्बल है उसमें वर्ड सेक्युलर जो है वो ऐड हुआ इन 1976। बट इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो काफ़ी यूनिक है। कैसे यूनिक है ये हम आपके जो फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है उसमें डिटेल में करने वाले हैं, ओके। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है,
नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इंडिकेटिंग दैट इट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल. ठीक है, पॉपुलर सॉवरेनिटी बोल सकते हो इसको आप, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, राइट. मतलब एक हमारी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, इंश्योर्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स है. ये सारे जो एलिमेंट्स है ये सेफगार्ड करता है डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ आवर स्टेट. ठीक है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक वर्ड है यहाँ पे वो सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रही है, बट सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात कर रही है. ठीक है, जैसे कि अंबेडकर जी ने बोला था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक नहीं आ सकती है, अथॉरिटी मतलब पॉलिटिकली सारे लोगों के पास तब तक नहीं आ सकती है जब तक सोशल डेमोक्रेसी ना हो. समझ रहे हैं आप? जब तक सोशल डेमोक्रेसी ना हो, सोशल पावर में पावर प्ले ना, मतलब पावर प्ले बंद ना हो और इक्वालिटी ना हो, तब तक में आप पूरी तरीके से पॉलिटिकली आप डेमोक्रेसी एंजॉय नहीं कर सकते. ठीक है, ये अंबेडकर जी का मानना था. तो इंडियन जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं है, सोशल और इकोनॉमिक दोनों है, तीनों है इनफैक्ट, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक. डेमोक्रेसी जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जब पावर जो है एक्सरसाइज डायरेक्टली करते हैं लोग. एग्जाम्पल इन स्विट्जरलैंड. हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, हम अपने लोगों को इलेक्ट करके अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में भेजते हैं. ठीक है, फिर वो एक्सरसाइज करते हैं पावर. तो जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो दो टाइप की कैटेगरी होती है. उसमें एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में हम फर्क देखेंगे आगे चल के जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे. वो आई थिंक आपका यूनिट 2 में होगा, नहीं यूनिट 1 का एंड होगा शायद वो. और हमारा जो है वो एक्चुअली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर है आप मुझे बताइए, जहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी हो. डायरेक्ट आपको पता है, डायरेक्ट में 4 टाइप की आप डेमोक्रेसीज पढ़ सकते हैं: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट. सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लेबिसाइट क्या है. ठीक है, अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का ओपिनियन, इंपॉर्टेंस का मैटर है, कोई मैटर है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, उसके लिए पब्लिक का ओपिनियन डायरेक्टली लेना, उसको प्लेबिसाइट बोलते हैं. जैसे कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, राइट. तो अगर कोई मैटर है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और सपोज एक टेरिटरी का डिस्प्यूट है और वहाँ पे हमें प्लेबिसाइट कराना है, तो वहाँ पे वी टेक वोट ऑफ एवरी पर्सन लिविंग इन दैट एरिया. ठीक है, इसको प्लेबिसाइट बोलते हैं. रिकॉल क्या है? जो रिकॉल है कि जो जिस मीन्स से आपने वोटर्स ने सेलेक्ट करके किसी को भेजा था, वैसे ही वोटर्स किसी रिप्रेजेंटेटिव को अब अगर रिमूव कर दे या फिर ऑफिसर को रिमूव कर दे फ्रॉम ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म्स, when he fails to discharge his duties properly, तो इसे रिकॉल कहते हैं. मतलब जब पब्लिक मान ले कि कोई एक ऑफिशियल है या फिर कोई एक रिप्रेजेंटेटिव है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसको वोट करके हटा देना पावर से, उसे आप रिकॉल बोलते हैं. ये सब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है. ये इंडिया में हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, राइट. उसके बाद इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव का मतलब है a method by means of which the people can propose a bill to the legislature for enactment. मतलब अगर आप सारे लोग, मतलब of course we do not live in direct democracy, but अगर कोई डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इनिशिएटिव मेथड में क्या हो सकता है कि सारे लोग मिलके एक बिल प्रपोज करें टू द लेजिस्लेचर कि आप इसे इनैक्ट कीजिए, हमें ये चीज़ की ज़रूरत है तो आप ये बिल पास कीजिए. ठीक है. रेफरेंडम, रेफरेंडम का मतलब क्या है कि is a procedure whereby a proposed legislation is referred to the electorate for settlement by their direct votes. कि मतलब आपने एक बिल लाया और वो पास होना चाहिए या नहीं, ये पब्लिक को दे दिया जाता है और पब्लिक उस पर वोट करती है कि हाँ इस बिल को पास कीजिए या मत कीजिए, तो उसे बोलते हैं रेफरेंडम. तो रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट एक्चुअली डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स हैं. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम इंडिया आता है, राइट. नेक्स्ट, रिपब्लिक. रिपब्लिक का क्या मतलब है? द टर्म रिपब्लिक सिग्निफाइज दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन. ठीक है, मीनिंग पॉलिटिकल sovereignty is vested in the hands of people and not in any individual such as king or queen. This term also implies
that the opportunity to become the head of the state is available to all citizens without discrimination, right? आप देखेंगे कि दो टाइप की स्टेट्स हो सकते हैं, मोनार्की या रिपब्लिक. मोनार्की में किंग या क्वीन हो, तो मतलब पावर जो है वो हेरिडिटरी होती है, वो पास होती है फ्रॉम वन. अगर कोई किंग है तो उनके बच्चे जो फर्स्ट बॉर्न होगा दैट विल बिकम किंग और क्वीन और व्हाटएवर, राइट? तो मोनार्की होती है, राइट? यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रिविलेज क्लास है, कि एक रॉयल फैमिली है, राइट? उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे बनते रहेंगे जो भी है किंग एंड क्वीन ऑफ द प्लेस. तो लेकिन जब आप रिपब्लिक की बात करते हैं जो कि इंडिया है, ये क्या जताता है? ये जताता है दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास. ठीक है, मतलब कि हर कोई इंसान हेड ऑफ स्टेट बन सकता है. ये जो चांस है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये सबके पास अवेलेबल है. ऑब्वियसली आपको उसके कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल करने पड़ेंगे, लाइक एज, और यू हैव टू बी इलेक्टेड, और आपकी या फिर क्वालिफिकेशन वो हो, या फिर आप पे कोई मतलब आपको देखा जाएगा कि आपके क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है. अदर थिंग्स कैन बी लुक्ड एट, बट व्हेन यू आर बॉर्न आपके पास वो इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप कभी चल के आप हेड ऑफ स्टेट बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एक्शंस. तो मतलब देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी एक रिपब्लिक में कि कोई कॉमन पर्सन हेड ऑफ स्टेट बन सकता है. बट क्या ये चीज मोनार्की में हो सकती है? द आंसर इज नो. ओके. ऑल्सो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास है, जो कि अच्छी बात है, राइट? That's it. That's it. I think that's enough to know about Republic right now. इसका और एक और मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सारे सिटीजन्स के लिए ओपन है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. दैट्स इट. ओके. जस्टिस, मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि जस्टिस का क्या मतलब है. ऑफ कोर्स जस्टिस जो है वो सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड करनी है, इकोनॉमिक जस्टिस भी प्रोवाइड करनी है, पॉलिटिकल जस्टिस भी हमें प्रोवाइड करनी है, राइट? फंडामेंटल राइट्स में भी इसके बारे में बात है, डीपीएसपी में भी इसके बारे में बात है. आगे चल के अब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, राइट? सोशल जस्टिस का क्या मतलब है कि कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से किसी को हम डिस्क्रिमिनेट ना करें, राइट? उनके साथ जस्ट बिहेवियर हो, विमेन, जेंडर एक्सेट्रा, राइट? हर चीज़ पे सोशल का मतलब है कि हम किसी भी ऐसी चीज़ की वजह से, सोशल बैकग्राउंड की वजह से किसी को मिसट्रीट ना करे, किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करे. इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है कि इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ, इनकम एंड पॉवर्टी जो है उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करें, और कॉन्सेंट्रेशन जो है वेल्थ का वो ना होने दें इन फ्यू हैंड्स. ठीक है, आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना इंपॉर्टेंट है. बट इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि हम जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, तो वो जो इनइक्वालिटी, वो जो गैप है उसको रिड्यूस करने की हम कोशिश करें. वेल्थ जो है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही ना हो, राइट? और ऑल्सो वेल्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा पावरफुल है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट? ये फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ये सपना है. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, जिन्होंने प्रियम्बल बनाया है, उन लोगों का ये सपना है हमारे देश को लेकर. पॉलिटिकल जस्टिस, राइट? पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेस, ऑल्सो इक्वल वॉइस इन गवर्नेंस. जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, जब आप सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस आप बोल रहे हैं, राइट? ये रशियन रेवोल्यूशन से हम इंस्पायर हुए थे. आपने अभी कुछ दिन पहले अगर मेरे हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हो तो हमने बोला था कि रशियन रेवोल्यूशन हमारे बहुत काम आया, और हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे काम आया. तो यहाँ पे आप एक स्मॉल एग्जांपल दे सकते हैं कि जो जस्टिस है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये हम इंस्पायर हुए रशियन रेवोल्यूशन से लेने के लिए. ठीक है, अपने आप में इनकलकेट करने के लिए. अब हम आते हैं लिबर्टी में. जो प्रियम्बल है वो लिबर्टी गारंटी करती है ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप which is enshrined under various provisions of mental rights. ठीक है, लिबर्टी का क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन individuals activities and provision of equal opportunities for them to develop their personality and identity. very very important. आधे लोग लिबर्टी का मतलब ही नहीं समझते. एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स तो है ही ऑब्वियसली, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर देम टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी एंड आइडेंटिटी.
आप समझो आप इस पॉइंट को कहाँ कहाँ कोट कर सकते हो, ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी एंड आइडेंटिटी. इस पॉइंट को आप कहाँ कहाँ कोट कर सकते हैं, और ऐसे वेरियस थिंग्स यू कैन कोट दिस इन. तो ये पूरा आप, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मतलब में आप पूरा मतलब याद रखें कि एक तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स है ऑन इंडिविजुअल की एक्टिविटी पे, और दूसरा है कि आप प्रोविजन दे रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी का, ताकि वो डेवलप कर पाएँ अपनी पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी. ठीक है, लेकिन उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव द लिबर्टी टू गो एंड किल समवन, ऑब्वियसली नॉट, और टू हर्ट समवन्स सेंटिमेंट्स, ऑब्वियसली नॉट. ठीक है, तो आपके ऑब्वियसली उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, वरना ये थोड़ी है कि आप अपनी लिबर्टी के चक्कर में किसी और का फंडामेंटल राइट जो है उसको आप मतलब उसको आप डैमेज कर दें. दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? बट विद इन द लिमिट्स, विद इन द कन्फाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन रीजनेबलनेस, आपकी लिबर्टी जो है वो सिक्योर है, राइट? ऑल्सो जो आइडल्स हैं ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई है. वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आप में से किसी को भी वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पढ़िए, आपको बहुत मजा आने वाला है. लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने इंस्पायर होकर लिया है. तो जो जस्टिस है वो रशियन रेवोल्यूशन से लिया है, और जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है, ये तीन वर्ड्स हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर लिए हैं. आपसे ये सवाल मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने इंस्पायर हुआ है या रशियन रेवोल्यूशन से, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है. इंस्पिरेशन पूछा जाता है कि आप कहाँ से इंस्पायर होकर ये चीज़ें आपने ली हैं. ओके, इक्वालिटी. इक्वालिटी का मतलब आपको पता है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 पढ़ लीजिए, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इक्वालिटी का क्या मतलब होता है. ठीक है, यहाँ पे हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, मीनिंग एवरीवन इन कंट्री इज ट्रीटेड इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और स्पेशल प्रिविलेज. ठीक है, ऑल्सो इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फ्लरिश. जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि लिबर्टी में आपको क्या और याद रखना है, राइट? वैसे ही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि इक्वालिटी में आपको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स तो आप लिखेंगे, बट मीनिंग में आपको ये भी याद रखना है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो एंड फ्लरिश. ये आप अपने मेंस के आंसर में मेंशन कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको अभी लिबर्टी के बारे में बताया, जो आप ऐसे में लिख सकते हो, मेंस के आंसर्स में लिख सकते हैं, वो आप ये भी टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो एंड फ्लरिश, ये आप मेंशन कर सकते हैं इक्वालिटी में, जो हमारी इंडियन जो स्टेट है हमें प्रोवाइड करती है. ठीक है, व्हाट एल्स? पॉलिटिकल इक्वालिटी बाय आर्टिकल 325, 326, 39, सारे आर्टिकल्स डिटेल में करने वाले हैं, तो अभी आर्टिकल्स की आप टेंशन मत लो. ठीक है, फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ ब्रदरहुड. सेंस ऑफ ब्रदरहुड आप फ्रेटर्निटी को बोलते हो. ठीक है, आइडिया क्या है कि इंडिया एक नेशन है और आप में भाईचारा होना चाहिए. ठीक है, दो टाइप के गोल्स जो है वो फ्रेटर्निटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है और इंश्योर भी कर रही है. डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल की डिग्निटी हो, और दूसरी है इंश्योरिंग यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. यूनिटी हो देश में और इंटेग्रिटी हो. लेकिन जब हम इंटेग्रिटी और यूनिटी की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ जियोग्राफिकल इंटेग्रिटी की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सोशल इंटेग्रिटी की भी बात कर रहे हैं. ठीक है, ज्योग्राफी की भी बात हो रही है, सोशल की भी बात यहाँ पे हो रही है. ठीक है, साइकोलॉजिकल जो आपकी डायमेंशंस है या टेरिटोरियल डायमेंशंस है ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, दोनों की बात यहाँ पे हो रही है, राइट? तो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. जो इंटेग्रिटी वर्ड है वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से आया है. लेकिन ऑब्वियसली अगर आप आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, आगे आगे चीज़ें देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी है वो पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. ठीक है, कैसे कैसे ये चीज़ें आपको नजर आएंगी? सिंगल सिटीजनशिप से, फंडामेंटल ड्यूटीज से, प्रमोटिंग हार्मनी. फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ये आर्टिकल 51A है, राइट? पहले से लिखा हुआ है. फंडामेंटल राइट्स हैं जो अलाउ करता है डिग्निटी टू एन इंडिविजुअल, राइट? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो भी हम पढ़ेंगे. तो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू रीड ऑल ऑफ दीज इन वेरी मच डिटेल. तो टिल देन आई थिंक दिस इज इनफ.
ओके, ये और कर लेते हैं, मुझे लगता है दिस इज इम्पॉर्टेंट. इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, ये जो केस है बार बार जा चुका है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास. तो इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बेरुबारी केस जो था 1960 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऑल्दो प्रियम्बल रिप्रेजेंट्स द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रेमर्स and can help resolve ambiguities in interpreting overlapping provisions, it cannot be considered a part of constitution. तो 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला. बट जो आपका फेमस केशव नंदा भारती केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया अपने अर्लियर ओपिनियन को और डिक्लेयर किया कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का. उन्होंने ये भी एम्फेसाइज किया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट मस्ट बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन प्रियम्बल. और इसी जजमेंट को रीइटरेट किया 1995 में. तो यहाँ पे क्लियरली केशव नंदा भारती केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मोशन थी उसमें भी प्रियम्बल को एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही लिया गया था. ठीक है, इन अलाइनमेंट विद सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन. ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बोलती हूँ. दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है. एक तो प्रियम्बल जो है भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर. मतलब जो प्रियम्बल है ना ही वो सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर की, ना ही वो प्रोहिबिशन है अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर. एंड इट इज नॉन जस्टिसिएबल. मतलब क्या है कि इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ. नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या है कि उसको कोर्ट में आप एनफोर्स नहीं कर सकते हो. तो दो चीजें आपने पढ़ी है आज प्रियम्बल के बारे में कि इट इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर. ठीक है, ना ही वो पावर दे सकता है लेजिस्लेचर को, ना ही उसकी पावर ले सकता है, और उसको ले जाके आप एनफोर्स नहीं कर सकते इन कोर्ट ऑफ लॉ. राइट. अभी तक अमेंडमेंट कितना हो चुका है प्रियम्बल का? एक बार हुआ है, 1976 में हुआ है. राइट. 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्रियम्बल जो है वो अमेंड हुआ है. डिटेल में हम अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल पढ़ेंगे जब हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे. जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल. ठीक है. Till then, happy studying. I hope you enjoyed the chapter. Okay, do well.